हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। और आज आपका टेस्ट हुआ है जो कि एक फुल सिलेबस टेस्ट है। उम्मीद है आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। फॉर द रिएक्शन A+2B = C, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाउंड बाय स्टार्टिंग द रिएक्शन विद 5 मोल A है हमारे पास। कितना है? A+2B = क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। ए हमारे पास कितना है? 5 मोल। बी कितना है? 8 मोल। और हमसे पूछ रहा प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा। प्रोडक्ट के मोल कितने होंगे? मोल, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट पूछ रहा है, मतलब मोल या मोल ही पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या निकालना है? इसका लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए जो मोल गिवन होता है कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो 5/1 यहाँ 8/2 कितना हो गया? 4। अब इसमें जिसकी वैल्यू कम आती है वो क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ये 5 है और ये 4 है। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट के बीच में कोफिशिएंट मेथड लगा देते हैं, जैसे C1/N1 C2/N2। इसका कोफिशिएंट है 2, इसके मोल है 8, इसका कोफिशिएंट है 1, इसके मोल हमें कैलकुलेट करने हैं। ये हो गया 4, ये इक्वल टू कितना आ गया? 4 मोल। कितना आ गया? 4 मोल। मतलब हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो कितना बनेगा? 4 मोल। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग L+M, L+M इक्वल टू क्या हो? 2 हो। मैग्नीज एटम, मैग्नीज एटम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 4s2 और 3d5। हमें बताना है L+M इक्वल टू 2। यहाँ देखो L की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक, और L की वैल्यू 0 तो M की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ भी L की वैल्यू 0, यहाँ L की वैल्यू 1 होगी, यहाँ L की वैल्यू 0, यहाँ L की वैल्यू 1, यहाँ L की वैल्यू 0, और यहाँ L की वैल्यू कितनी होगी? 2। ठीक, और यहाँ पे अगर L की वैल्यू 0 जहाँ भी है वहाँ क्या हो जाएगा? M की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी M की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ देखो हमारे पास Py, हमें L इक्वल टू 1 आ गया। अब M इक्वल टू कितना आना चाहिए? 1 आए, तब तो ये 2 हो गए जोड़ के दोनों। तो यार P में हमारे देखो हमारे पास P में कितने? 3 ऑर्बिटल होते हैं, Px। तो इसके लिए -1 0 +1, ये M की वैल्यू है। अगर L इक्वल टू हमारे पास कितना 1 है तो M की वैल्यू कितनी होती है? -1 0 +1। ठीक है, अब y वाला लेंगे dy और L इक्वल टू 1, L इक्वल टू +1 कितना हो जाएगा? L+M 2 हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ मिलेंगे और इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे। 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो D5 में इसके लिए भी L इक्वल टू 2 है। तो M इक्वल टू अगर हम 0 रखें, L इक्वल टू 2 है तो M इक्वल टू अगर 0 रखें तो दोनों का सम क्या आएगा? 2 आएगा। तो L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 2 के लिए M इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? -2 -1 0 +1 और +2। अब M की वैल्यू 0 किसके लिए है? dz² के लिए M की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। तो एक इलेक्ट्रॉन देखो 5 है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 5 ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से? 2 यहाँ से 2 यहाँ से। तो 4 + 1 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिले हमारे पास। ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन हैं जिनके लिए L+M की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? पहला। 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके लिए हमारे पास L+M की वैल्यू 2 है। देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53।
हमें आईपीएससी नेम लिखना है और हमें कंपाउंड गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हो गया पेंट, अब दूसरे नंबर पे क्या है, बोरान है, 2 ब्रोमो पेंट, 2 ब्रोमो पेंट। 3 नंबर पे डबल बॉन्ड 3 इन, और 1 नंबर पे नाइट्राइल है 1 नाइट्राइल। सीएम के लिए क्या लिखते हैं, सफिक्स नाइट्राइल। 3 इन 1 नाइट्राइल, 2 इन 1 नाइट्राइल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड में सो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के लिए बच्चों क्या कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट अलग होता है किसका, एल्किल ग्रुप का। अरेंजमेंट ऑफ एल्किल ग्रुप डिफरेंट। एल्किल ग्रुप का अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। कहां पे, अबाउट ब्रिज फंक्शनल ग्रुप, ब्रिज फंक्शनल ग्रुप। ब्रिज फंक्शनल ग्रुप जैसे ऑक्सीजन हो गया, C डबल बॉन्ड O, कीटोन हो गया। ये क्या होते हैं, कुछ ब्रिज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसके अगल बगल जैसे ये R1 है और ये R2 है, ये एल्किल ग्रुप है। इनका क्या होगा, इनका अरेंजमेंट होगा डिफरेंट। पहला देखते हैं ईस्टर। ईस्टर के हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मान लो R1 है, यहाँ R2 है। ये क्या शो करेगा, मेटामेरिज्म। मान लो R2 को हमने यहाँ कर दिया, R1 को यहाँ कर दिया, एल्किल ग्रुप का पोजीशन क्या हुआ, डिफरेंट हो गया, तो ये मेटामेरिज्म शो करेगा। एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R1 R2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये पोजीशन हम एल्किल ग्रुप डिफरेंट एल्किल ग्रुप यहाँ अगर यहाँ लगे हुए हैं तो ये भी मेटामर शो करेगा। क्यों, क्योंकि ये एक ब्रिज फंक्शनल ग्रुप है। अगला देखो थायो ईथर की बात कर रहा है, R की बात कर रहा है। मान लो R1 है, R2। यहाँ भी अगर हम एल्किल ग्रुप को डिफरेंट करेंगे अरेंजमेंट, तो हमें क्या मिलेगा, मेटामर मिलेगा। एल्कोहल का तो हम जानते हैं ईथर होता है मेटामर। तो हमारे पास चारों में क्या होगा, मेटामर शो करेंगे। चारों क्या होंगे, मेटामर शो करेंगे। तो ऑल, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा, ऑल, ABCD, चारों। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस या एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन की जितनी कमी होगी उतना ज्यादा ही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो -M, -H और -I ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे मॉलिक्यूल के अंदर से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +M, +H और +I के। ये हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास NO2 लगाएगा -M, ये भी लगा। यहाँ देखो मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे हमारे पास रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट +M, -M या H हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे क्या लगेगा, सिंपल -I। यहाँ पे -M -I दोनों लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, +H लगेगा और +M लगेगा, ठीक है। अब ये -M, यहाँ भी -I लगेगा। अब -M देखो हमारे पास डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन I
क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहाँ आई क्या है, डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अगर ज्यादा खींचेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ाएगा। तो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका हो गया, पहले का। और यहाँ देखो प्लस सिंबल लगा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, पहला। फिर हो गया तीसरा, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे माइनस एम भी तो है, यहाँ सिर्फ माइनस आई है। तीसरा फिर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। फिर हो जाएगा चौथा, क्यों, क्योंकि चौथे में हमारे पास क्या लग रहा है, प्लस एच लग रहा है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला तीसरा, पहला तीसरा दूसरा चौथा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट वैलिड, कौन सा वैलिड नहीं है। यहाँ देखो नाइट्रोजन कितने, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड, यहाँ भी 4 बॉन्ड, लेकिन यहाँ देखो नाइट्रोजन क्या है, 5 बॉन्ड बना रहा है। और नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो हमारे पास देख के ये आंसर क्लियर हो गया, कौन सा, थर्ड। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, वैलिड नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं है। 56 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। HBr, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं HBr से, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट होगा। और मार्कोनी-काफ रूल क्या कहता है कि प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस में टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रिएक्ट होता है तो माइनस प्लस, अब ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ठीक है। अब फर्स्ट अटैक किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। और इलेक्ट्रोफाइल अगर मार्कोनी-काफ रूल लगाएंगे तो वहां जाएगा जहां पे पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है, और Br कहां जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो ये हो जाएगा CH3, CH और CH, ये हो जाएगा CH3, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा और Br यहां आ जाएगा, और ये हो जाएगा Br। अब यहां देखो हमारे पास HBr के साथ साथ पेरोक्साइड भी आ गया, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसमें भी एडिशन होता है, लेकिन एंटी मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। एडिशन किसका, इलेक्ट्रोफाइल का होता है, लेकिन एंटी मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग। मतलब हाइड्रोजन हमारे पास कहां जुड़ेगा, जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है, प्लस माइनस। देखो यहाँ भी प्लस माइनस होगा, लेकिन हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां पे ऑलरेडी क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कम है। यह है एंटी मार्कोनी-काफ रूल। और मार्कोनी-काफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो CH3 CH2 हो जाएगा, क्यों, हाइड्रोजन यहाँ कम है तो यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन, और Br इधर आ जाएगा। ये क्या होता है, एंटी मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है यहाँ पे। तो ये हमारे पास दो कंपाउंड बन गया A एंड B, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है हमसे कौन से आइसोमर होंगे, चेन आइसोमर होंगे, पोजीशन होंगे कि फंक्शनल होंगे। यहाँ देखो हमारे पास Br सब्स्टिट्यूट की पोजीशन बदल रही है, और चेन हमारे पास 3 ही कार्बन, 1 2 3 1 2 3, चेन सेम है, बस हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो क्या होगा, पोजीशन आइसोमर होगा। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 58। कॉन्जुगेट एसिड, हमें एसिड कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, मतलब इसमें अंदर करो क्या, H प्लस को, PO4-2 अंदर करना, इसमें H प्लस को जोड़ दो। अगर हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना होता है तो H प्लस को जोड़ दो, सिंपली H2PO4-1 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना होता तो H प्लस को बाहर कर दो, H2PO4 पे माइनस, H2PO4 पे माइनस, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 59। pKa, ये बच्चों हमारे पास pKb है, ठीक है, pKb ऑफ NH प्लस NH4 प्लस इतना, हेंस द इफेक्टिव pH रेंज ऑफ NH4OH और NH4Cl। ये बच्चों हमारे पास क्या है, NH4OH
और क्या है प्लस NH4Cl, NH4Cl है। ये हमारे पास क्या है वीक बेस है, और ये इसी का क्या है, इसी का क्या है सॉल्ट है, इट्स सॉल्ट। किसका, ये जो वीक बेस है इसी का सॉल्ट है विथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा बफर बनाता है, बेसिक बफर, बेसिक बफर बनता है। और इसका पीएच रेंज कहां से कहां तक होता है, pKb ±1, ठीक है। और pKb की वैल्यू हमें कितनी दी है 9.26, अगर +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.26, और माइनस करेंगे तो 9.26 -1 कितना हो जाएगा 8.26। तो 10.26 से लेके 8.26 से 10.26 तक होगा, 8.26 से 10.26, ऑप्शन नंबर पहला देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट रिएक्शन ऑफ एरिल डायजोनियम सॉल्ट, एरिल डायजोनियम सॉल्ट। ये क्या हमारे पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं एरिल डायजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन CuCl2 से कराते हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन होती है। और यहाँ HBF4 से कराते हैं तो हमारे पास बनता है C6H5 और ये C6H5Cl, ये होती है बाल्ज रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ देखो हमारे पास जब H3PO2 से रिएक्शन कराते हैं हम इसकी, तो यहाँ पे हमारे पास H3PO4 नहीं बनता, यहाँ पे बन जाता है हमारे पास C6H6, सिंपल बेंजीन बन जाता है, बेंजीन। ये दोनों तो हमारे पास क्या है नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर H3PO2 या किसी अल्कोहल से रिएक्शन कराते हो CH3CH2OH से, तो भी हमारे पास क्या बनता है बेंजीन ही बनता है, सिंपल बेंजीन, ठीक है। सिंपल क्या बन जाता है बेंजीन। पहला क्या है सेंड मेयर रिएक्शन, दूसरा क्या है बाय सीमैन रिएक्शन, सीमान रिएक्शन, तो हमारे पास देखो आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, हमें नॉट करेक्ट बताना था, तो यहां देखो ये नॉट करेक्ट हमारे पास कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। ये हमारे पास P दिया है R है, ठीक है, और हमसे ये 4 मेथाइल पेंट 3-in-2-on, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ यहाँ पे, ठीक है। 4 मेथाइल 1 2 3 4 5 कितना है पेंट है, 3 नंबर पे यहाँ लगा दो और 2 नंबर पे ये लगा दो, और क्या है 4 नंबर पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अगर देखो अगर हम यहाँ पे एथाइल नाइट्रेट ले लेते हैं, एथाइल नाइट्रेट CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ये एथाइल नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से CH3MgBr से, तो ये बॉन्ड टूटेगा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव से, जो निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, ये बन जाएगा CH3CH3, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड N, और ये हो जाएगा MgBr, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। अब इसकी सिंपल हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H2O की, क्या करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ये बॉन्ड तोड़ा एक OH इसको H इसको, एक बॉन्ड तोड़ा OH इसको H इसको, ठीक है। अब यहाँ देखो एक कार्बन पे 2-2 OH ग्रुप है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास एक H2O के मॉलिक्यूल को निकाल दो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा कीटोन CH3C डबल बॉन्ड को CH3। देखो अगर हमने यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल निकाल दिया तो एक ऑक्सीजन बचा, C डबल बॉन्ड हो गया कीटोन। अब देखो डाइल्यूट NaOH से करा रहे हैं रिएक्शन, इसके किससे डाइल्यूट NaOH से,
देखो ये ऐसे है, ऐसे जा रहा है, फिर ये बन रहा है, फिर इधर आ रहा है। डाइल्यूट NaOH से, डाइल्यूट NaOH प्लस हीट कर रहे हैं इसको। तो ये बच्चों हमारे पास देखो कीटोन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। इसके अगर 2 मॉलिक्यूल हम ले लें तो ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन हो जाएगी, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन हो जाएगी और हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, P की जगह पे एथेन नाइट्राइड लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये पूरी रिएक्शन है हमारे पास, एथेन नाइट्राइड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी वैसे ही डिसाइड करते हैं जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन भी हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है और फ्री रेडिकल में भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वह फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल है तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस हो नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप है, बहुत ज्यादा रेजोनेंस होगा, यहाँ रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है हाइपर कॉन्जुगेशन से। और यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। लेकिन यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप है, यहाँ 2 ही फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ रेजोनेंस ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। 62 का कौन सा हो गया, दूसरा। प्रायोरिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा रेजोनेंस को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आई, फिर देखते हैं। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। हमें बताना इन द डाइऑल OHSC2, जो ये कह रहा है C2 इज मोर बेसिक देन दैट ऑफ C5। देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ होने, ज्यादा बेसिक होने के लिए क्या चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले ग्रुप +I +M +H ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 कार्बन 2 कार्बन, +I इधर से है, +I इधर से है, लेकिन इसके पास सिर्फ एक ही है जो +I लगा रहा है, ये ठीक। तो यहाँ पे 2 ग्रुप है +I लगा रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे। यहाँ पे एक ही है जो +I लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो C2 इज मोर बेसिक देन C5। ऑप्शन कौन सा, पहला ही सही है, C2 वाला ज्यादा बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले ग्रुप ज्यादा है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ऑस्मोटिक प्रेशर 1 मोलर ऑफ द फॉलोइंग वाटर कैन बी मेजर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता ICRT। कंसंट्रेशन हमें 1 मोलर सबका दिया तो कंसंट्रेशन सेम हो गया, R तो सेम है, टेम्परेचर सेम, ये वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई, सारी वैल्यू कांस्टेंट हो गई। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया I के। I की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, I की वैल्यू 2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आयन 2, यहाँ पे कितना 3, I की वैल्यू, यहाँ पे I की वैल्यू 2, यहाँ पे 3 और 1 4, I की वैल्यू 4, यहाँ पे I की वैल्यू 3। अब I की वैल्यू जितनी ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर 3, I की वैल्यू सबसे ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन कितना 92.3%, ये कितना हो जाएगा फिर 92.3%, ये तो ये 7.7% हो जाएगा। 100 में से माइनस कर दिया तो इसका परसेंटेज आ गया। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना 12, एटॉमिक वेट 12, इसका 1, ये डिवाइड करो कितना आएगा 7.7 और ये भी है 7.7। दोनों की वैल्यू सेम है, चाहे जिससे डिवाइड कर दो 7.7 7.7।
तो कार्बन भी एक आ गया, हाइड्रोजन भी एक आ गया। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या हो गया हमारे पास? इंपीरिकल फार्मूला COH, ये हो गया इंपीरिकल फार्मूला। ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। स्टेबिलिटी हमें बतानी बीच ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे देखो बहुत लोग को रेजोनेंस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेशन होता है लोन पेयर और पॉजिटिव में। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेशन होता है, पाई पाई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? हाइपर कॉन्जुगेशन है, अल्फा हाइड्रोजन है, कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ क्या है? रेजोनेंस है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ देखो कुछ बच्चों को दिख रहा होगा कि यहाँ रेजोनेंस है। ठीक है, ये ऑक्सीजन को हमने देखो इसको ऐसे बना लिया, जैसे कि CH3 इसी को बना रहे हैं, CH3 CH प्लस C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि पॉजिटिव सिंगल डबल, ये क्या है? रेजोनेंस है, तो ये भी स्टेबलाइज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ बच्चों क्या है, हमारे पास रेजोनेंस नहीं है। भाई कोई भी अपने से ज्यादा स्टेबल होना चाहता है, लेकिन यहाँ अगर हम रेजोनेंस लगाएंगे तो ये इधर आएगा नेगेटिव, ये इधर बॉन्ड आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, इसीलिए ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या लगाता है? कीटोन हमारे पास क्या लगाता है? -I लगाता है, और -I पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी को कम करेगा। यहाँ क्या लगेगा? -I लगेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया रेजोनेंस वाला, कौन सा? सेकेंड। फिर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, पहला। यहाँ पे -I लग रहा है, तीसरा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया। देखो, दूसरा, पहला, तीसरा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकेंड। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 67। मेथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मेथेन। ऊर्स रिएक्शन से मेथेन को नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि कम से कम 2 एल्किल ग्रुप तो लेने, दो एल्किल ग्रुप, जैसे मान लो हमारे पास ये एल्किल हैलाइड एक है, कम से कम 2 एल्किल हैलाइड तो लेने पड़ेंगे। 2 एल्किल हैलाइड लोगे तो R जुड़ के हमारे पास क्या? मेथेन नहीं बनाएंगे, एथेन बना सकते हैं, एथेन बन सकता है, प्रोपेन बन सकता है। हाइड्रोजिनेशन के लिए हमारे पास क्या? C डबल बॉन्ड C चाहिए, इसका हाइड्रोजिनेशन करेंगे तब भी कम से कम एथेन तो बनेगा ही। और मेथेन हमारे पास देखो डी बनता है डी कार्बोक्सिलेशन से। किसके डी कार्बोक्सिलेशन से? बनाओ डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा NaOH और Ca। इसका डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो हमारे पास बन जाता है CH4 और Na2CO3 बन जाता है। ये क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन। साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड के डी कार्बोक्सिलेशन से मेथेन बनता है। हमारा यहाँ से भी नहीं बनेगा, यहाँ से भी नहीं बनेगा। यहाँ से हमारे पास बनेगा लेकिन लंबी, जैसे एथेन बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी कार्बोक्सिलेशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 67 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़े, फॉर फिनॉल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है फिनॉल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज इनसॉल्युबल। फिनॉल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, सॉल्युबल होगा, गलत हो गया। इट हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट। कह रहा फिनॉल और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट है उनका, तो कह रहा कि जो फिनॉल है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। क्यों भाई? उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा? हाइयर होना चाहिए, यहाँ पे लोअर नहीं हाइयर होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखो इट हैज हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन टॉलुइन, बस यही पॉइंट जो अभी हमने बोला। क्यों हाइयर बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ऑप्शन कौन सा है? थर्ड वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। इट डज नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है फिनॉल H+ को निकाल के। जो H+ डोनर होते हैं वो भी तो एसिड होते हैं।
देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इन द रिएक्शन ऑफ डाइनाइट्रेशन है, डाइनाइट्रेशन, ठीक है, डाइनाइट्रेशन। इसमें हम देखो हमारे पास ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा कहाँ पे, आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। ये भी आर्थो पे बढ़ाएगा और पैरा पे बढ़ाएगा। तो हमारे पास तीन साइट हैं, देखो कंसंट्रेट नाइट्रेशन करा रहे हैं। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2+। अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं तो वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2+। तो यहाँ पे तीन पोजीशन है जहां पे NO2+ जुड़ सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। लेकिन ये देखो इन दोनों के बीच में अगर आएगा, अगर हम यहाँ लगाते हैं NO2+ को, तो रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं तो रिपल्सन कम होगा और स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास क्या बन सकता है, ये हो गया OH, ये हो गया CH3, और एक नाइट्रो NO2 यहाँ लग सकता है और एक NO2 यहाँ लग सकता है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा NO2। देखो ये ऑप्शन नंबर पहला, यहाँ है रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी कम, यहाँ रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी कम। यहाँ देखो बहुत नजदीक हो गया, मेटा पोजीशन पे आ गया, मेटा पे तो लगेगा ही नहीं ना भाई। यहाँ पे तीन जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहीं लगेगा। 69 का पहला। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 70। इक्विवेलेंट वेट, द इक्वेशन हमें दिया है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34/n फैक्टर हमें निकालना है। n फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये -2 से कहाँ जा रहा है, -2 से 0 कितने का चेंज आ गया, n फैक्टर कितना आ गया, 2। तो n फैक्टर 34/2 कितना हो गया, 17। ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 ग्रेफाइट हाइड्रोजन इतना। द हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ जो हमसे पूछा जाए सबसे पहले उसकी रिएक्शन लिख लो आप। हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे बनेगा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से हम क्या बनाएंगे, CH4 बनाएंगे। ये क्या है, इसका फॉर्मेशन। और डेल्टा H फॉर्मेशन हमें निकालना है और कंबशन हमें गिवन है। तो समेशन ऑफ डेल्टा H कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट के सारे कंबशन को कार्बन का कितना दिया है, देखो कार्बन का -40 है, हाइड्रोजन का कितना है -10 है, तो 2 × -10 हो गया। और CH4 का कितना है, -20 है। बस इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते जाओ, -40 -20, देखो 10 दूनी 20 -20 हो जाएगा। और ये -20 कितना हो जाएगा, ये -40। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला -40। देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। जैसे हम देखते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम, अगर हम जनरल मेथड से देखें तो हमारे पास गैलियम की साइज बड़ी होनी चाहिए एल्यूमिनियम से, गैलियम की साइज बड़ी होनी चाहिए एल्यूमिनियम से। लेकिन हम देखते क्या है कि एल्यूमिनियम की साइज बड़ी हो जाती है किससे, गैलियम से। एल्यूमिनियम की साइज बड़ी हो जाती है किससे, गैलियम से। और ऐसे हो जाता है बोरॉन, ठीक है। ये क्यों होता है, ड्यू टू डी ऑर्बिटल के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, सो इंक्रीज डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विच काज पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से, किसके, डी ऑर्बिटल के। तो हमारे पास बोथ असर्शन और रीजन दोनों सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73।
हमारे पास क्या एल्डिहाइड है, कंसंट्रेट NaOH रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये देखो इसको 2 मोल ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है। जब अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है तो क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन होता है। क्या कैनिजारो रिएक्शन होगा, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, यहाँ क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। और हमारे पास एक तो बन जाता है COONA प्लस CH2OH, ये 2 बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है, COONA और CH2OH। अब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, दोनों का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो हमारे पास क्या मिलता है, एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडेशन कराता है, ये ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो हमसे पूछा क्या है, A एंड C के बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में। तो ये तो हमारा क्या हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, देखो सोडियम बेंजोएट। अब दूसरा, और ये क्या हो गया, C एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, कैनिजारो रिएक्शन। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। CH3 CH2 Cl KCl SnCl2 HCl। देखो इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसकी रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl से करा रहे हैं, SnCl2 प्लस HCl से करा रहे हैं, यहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो रिडक्शन होगा तो एक बॉन्ड तोड़ो, एक H इसको दे दिया, एक H इसको दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NaH। अब इसकी क्या करा रहे हैं हम, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, H2O से रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में। देखो HCl भी तो है, एक बॉन्ड तोड़ा, एक OH इसको, एक H इसको, एक बॉन्ड तोड़ा, एक OH इसको, एक H इसको। तो ये हमारे पास देखो एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप बहुत ज्यादा अनस्टेबल, तो क्या करना है, यहाँ से एक H2O को निकाल देना, तो बन जाएगा CH3 CH2 और CHO बन जाएगा हमारे पास। और देखो हमारे क्या बताना है, CH3 CH2 CHO बन जाएगा। कंपाउंड B क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। 74 का पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी O2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 15, और O2 प्लस है, O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन और O2 में 16। इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है कितना, 2.5, और इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2, ठीक है। पहला ऑप्शन पढ़ो, बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन O2, बॉन्ड ऑर्डर O2 से कम है, O2 से ज्यादा होगा O2 प्लस का। बॉन्ड ऑर्डर इज मोर देन O2 एंड O2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक, O2 भी पैरामैग्नेटिक होता है और O2 प्लस भी पैरामैग्नेटिक होता है। यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। आगे बढ़े, 76 नंबर देखते हैं। कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और हमें गिवन है ये। तो अगर हमें निकालना है किसका, CaCl2 का, इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। CaCl2 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Ca+2 लैम्डा m इनफाइनाइट Ca+2 और लैम्डा m इनफाइनाइट 2Cl-, ठीक है। तो Ca+2 का कितना दिया है, 119 प्लस 72 इंटू, या 2 है तो यहाँ 2 इंटू 76.3, क्यों, क्योंकि 2 क्लोराइड आयन है हमारे पास। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा जोड़ के 271.6। ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। 76 का ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। हाउ मच 80% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44.8 लीटर CO2 एंड STP। ये हमारे पास क्या है, CaCO3
और ये कह रहा है 80% प्योर है। इसको जब हीट करते हैं तो CaO बनता है और CO2 बनता है, और CO2 कितना 44.8 लीटर बन रहा है STP पे। तो मोल कितने हो जाएंगे, 22.4 से डिवाइड कर दिया, कितने मोल बन गए, 2 मोल बन गए, 2 मोल बन गए। अब इस 2 मोल से इसके कितने मोल हमें, देखो अगर हमें 2 मोल CO2 बनाना तो इसके कितने मोल हमें चाहिए होंगे, ये पहले पता करो। क्या लगा, यहाँ कॉफिशिएंट मेथड लगा दो सीधे सीधे, इसका कॉफिशिएंट अपन इसका कॉफिशिएंट, तो देखो कॉफिशिएंट सेम है तो मोल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसके भी कितने चाहिए, 2 मोल चाहिए भाई। इसके हमें अगर 2 मोल CO2 बनाना है तो इसके 2 मोल चाहिए, और 2 मोल का वेट कितना हो जाएगा, वेट बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100, तो वेट कितना हो गया 200, देखो 200, ये तो हमें 200 ग्राम, ये तो हमें क्या 2 मोल CO2 बनाने के लिए इतने ग्राम हमें चाहिए 200 ग्राम। लेकिन कह रहा है कि ये सिर्फ 80% प्योर है और ये हमें प्योर वेट मिला है, तो ये हमें चाहिए होगा कितना भाई, इसमें सारा प्योर तो होगा नहीं। अगर इसका प्योर CaCO3 का 200 ग्राम प्योर लेते हैं हम तो 2 मोल बनेगा या 44.8 लीटर बनेगा, लेकिन ये हमें प्योर मिलेगा नहीं, तो 80% प्योर है। तो देखो हमें कितना चाहिए, अगर हम 100 ग्राम लेते हैं 80 ग्राम मिलेगा हमें, 80 ग्राम मिलेगा हमें 100 ग्राम से, 100 ग्राम CaCO3 से 80 ग्राम मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, इम्प्योर, इम्प्योर, और ये प्योर मिलेगा CaCO3, ठीक है। 80 ग्राम, अगर 100 ग्राम लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा 80 ग्राम, और 1 ग्राम कब मिलेगा, जब 100/80 ग्राम लेते हैं। तो हमें कितना चाहिए था 200 ग्राम, और 200 ग्राम के लिए कितना लेना पड़ेगा हमें इम्प्योर CaCO3, 100/80 गुणे 200, कितना हो गया 0 0, 4 दूनी 8, 4 25 20, 500/2, मतलब 250 ग्राम। हमें 250 ग्राम इम्प्योर CaCO3 चाहिए होगा, ठीक है। कितना 250 ग्राम, 77 का चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 0.2 मोलल NaCl BaCl2 AlCl having boiling point T1 T2 with which of the following is correct? डेल्टा TB होता है I इंटू KB इंटू यम। यम हमारे पास क्या है, सबका कांस्टेंट है, KB कांस्टेंट है I, तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट के। तो I की वैल्यू हमारे पास इसके लिए 2 हो गई, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो ये कितना है, ये है T1, ये है T2, ये है T3। तो I की वैल्यू बढ़ेगी, डेल्टा TB बढ़ेगा, डेल्टा TB बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, T3 का, फिर T2 का, फिर T1 का, T1 T3 T2 T1। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। रेजिस्टेंस हमें दिया है 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट 50 ओम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें दिया है K की वैल्यू 1.4। फार्मूला एक बार आप लिख लो, K 1/R/L/A। ये हमारे पास K की वैल्यू दिया 1.4, 1/R 1/50, और L/A की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। L/A को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.2, कंसंट्रेशन बदल दिया हमने, सेम इलेक्ट्रोलाइट है मतलब L/A की वैल्यू सेम है। अब रेजिस्टेंस ले लिया 280 ओम। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा mc हमें कैलकुलेट करना है, किसके लिए, 0.2 मोलर कंसंट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या, L/A की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, वेसल्स को बदल ले रहे हैं, ठीक है। जिस भी वेसल्स में हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो L/A की वैल्यू बदलेगी नहीं। तो यहाँ L/A की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 70, कितना हो गया 70 L/A की वैल्यू। बस इसकी वैल्यू हमें क्या रखनी है, लैम्डा m इक्वल टू, देखो यहाँ पे हमें मीटर में निकालना है, अगर सेंटीमीटर होता तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करते,
और मीटर है तो 1000 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। और ये हो गया मोलैरिटी। अब K की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो फार्मूला है हमारे पास ये है, तो K इक्वल टू हो जाएगा 1/R कितना है 280 इंटू L/A कितना है 70, 0 0 कैंसिल, 7 चौके 28, 1/4 हो गया। 1/4 रखो K की वैल्यू, 1/4 इंटू कितना है 0.5, और इसको 1000 को ऊपर भेज दिया, 10 में पावर -3 हो गया। देखो कितना हो गया, या 5 चौक के 20, 1/2 हो गया, इंटू 10 टू पावर -3 हो गया। कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 में पावर -4। देखो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, पहला। देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 से ये क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। रेफरेंस कोलेजन फ्रीक्वेंसी। कोलेजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कोलेजन पर सेकंड पर यूनिट वैल्यू, द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलेजन पर यूनिट टाइम रिएक्शन मिक्सचर, पर यूनिट पर सेकंड एंड पर यूनिट वैल्यू कहाँ पे है, पर सेकंड पर यूनिट वैल्यू इन द रिएक्शन मिक्सचर। ऑप्शन कौन सा हो गया था, बस हमें कोलेजन फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलेजन पर सेकंड पर यूनिट वैल्यू, क्या बोलते हैं उसको, कोलेजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आगे बढ़े, 81 देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, देखो यहाँ पे कितना है +6 से जा रहा है +3 में, एन फैक्टर कितना हो गया, डेल्टा एन कितना हो गया 3, और नंबर ऑफ एटम कितने 2, तो कितना हो गया 6। तो 6 एन फैक्टर क्या, चार्ज को बैलेंस करने के लिए तो लाते हैं ये, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन थर्ड 6। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 82। हमारे पास क्या 100 ml 0.1 मोलर PbNO3 मिक्स विथ 100 ml 0.2 मोलर AgNO3, इसमें मिक्स किया। देखो दोनों हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, तो दोनों को मिक्स करो, दोनों क्या है, सॉल्ट है, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ठीक है, N1 कितना है, N1 100, और इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास 2, Pb प्लस 2 तो इंटू 0.1 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू इसका N फैक्टर कितना 1 ही होगा AgNO3 का, 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 200, कितना आ गया ये देखो, ये हो जाएगा 20 प्लस 20 40/200, 40/200 कितना हो गया, इससे कैंसिल 4 × 25 20, 1/5 कितना हो गया 0.2, एन मिक्सचर आ गया 0.2। अब कह रहा है कि इसमें हमने क्या कर दिया, जैसे नॉर्मलिटी आ गई मिक्सचर की, इसमें हमने क्या कर दिया, कितना है 0.2, और कितना वैल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वैल्यूम हो जाएगा 200 ml, 200 ml हो जाएगा। अब इसमें क्या किया, पानी मिला दिया, कितना 800 ml, 800 ml देखो एडेड टू द 800 ml ऑफ वाटर एडेड टू द सॉल्यूशन, इसमें 800 ml का मिला दिया, पानी मिला दिया, तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 ml। तो N1V1 इक्वल टू N2V2, N1 कितना है, N1 हमारे पास कितना है 0.2, और कितना है 200, और ये कितना N2 हमें निकालना है, और ये कितना 1000, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 800 था 200 पहले था तो 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0.4 N2 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो एक 0 यहाँ कितना आंसर आ गया, N2 कितना आ जाएगा हमारे पास 0.04। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड 0.04। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट इज द करेक्ट मोड ऑफ हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है इन सबका। NO2 प्लस
N डबल बॉन्ड O प्लस कितना हो गया Sp, SF यस, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन और ये चार फ्लोरीन और एक लोन पेयर, कितना हो गया 1 2 3 4, 4 1 5, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए 5, तो sp3d कितना 3 1 4 1 5, sp3d, sp3d ऑप्शन तीसरा हो गया। देखो यहाँ तो sp2 है, sp3 है, ये sp2, या तो सही था ये गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया थर्ड। इसका भी निकाल सकते हो आप, p5 sp3d2 हो जाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा sp3d2, sp3d2 83 का तीसरा। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 84। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हमें गिवन है किसी एक एलिमेंट की, ठीक है, और कह रहा है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। यहाँ देखो एनर्जी डिफरेंस, यहाँ एनर्जी डिफरेंस, यहाँ एनर्जी डिफरेंस और यहाँ पे हम जब जा रहे हैं 15 से 3200 में, तो एनर्जी का डिफरेंस जो आ रहा है बहुत ज्यादा आ रहा है। एनर्जी डिफरेंस क्या है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। मतलब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा कब मिलेगा, जब हमारे पास देखो, जब हमारे पास ऑर्बिट चेंज होगा। मान लो यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन निकाले 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन निकाले, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन थे, और 5वां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास क्या ऑर्बिट ही चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या एनर्जी गैप ज्यादा आ जाएगा। और जहां एनर्जी गैप ज्यादा है, ठीक है, ये एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या ऑर्बिट चेंज हो रहा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो रहा है, हमारे पास ऑर्बिट चेंज हो रहा है। तो बैलेंस सेल कौन सा होगा, बैलेंस सेल जो लास्ट वाला ऑर्बिट होगा। तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। देखो 1 2 3 4, 4 निकालने के बाद 5वें में ऑर्बिट चेंज हो रहा है और एनर्जी गैप बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। Al2O3 SiO2 P2O3 और ये SO3 है बच्चों, SO3 है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, यहाँ देखो +6 आएगा, यहाँ +5 आएगा, यहाँ +4 आएगा और यहाँ +3 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, ऐसे भी बता सकते हो। एक तो आप ऐसे ही बता सकते हो, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा SO3, फिर हो जाएगा P2O3, SO3 P2O3, SO3 सबसे ज्यादा। देखो इसमें तो Al2O3 है, P2O3 है, SiO2 है, P2O3 है, ये भी गलत हो गया। तो SO3 सबसे ज्यादा हो जाएगा, SO3। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाल लो या तो ऐसे निकाल लो, SO3 P2O3 SiO2 और Al2O3। ऑप्शन कौन सा होगा चौथा। ये इसके कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, एसिडिक स्टेट इंक्रीज। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल बी प्रोड्यूस्ड एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन सॉल्यूशन बनना चाहिए हमारे पास। ये क्या है, NH4Cl है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, तो क्या होगा, 2 मोल है और बेस के कितने 2 मोल है। यहाँ देखो ये भी होगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, लेकिन यहाँ पे बेस के एक ही मोल होगा, एक ही मोल NaOH होगा, एक ही मोल NaOH होगा। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो न्यूट्रल होगा। तो सबसे ज्यादा हमारे पास बेसिक कौन सा सॉल्यूशन आ गया, सेकेंड वाला। एल्कलाइन मतलब क्या, बेसिक, सेकेंड। आगे बढ़े, 87। 2NO2 2NO2 Kc हमें गिवन है, Kp Kc में हमें रिलेशन बताना है। तो हमें फार्मूला पता है, Kp = Kc RT के पावर डेल्टा Mg। ठीक है, हमें कह रहा है कि कौन सा Kp ग्रेटर होगा, Kc होगा, क्या होगा। देखो बराबर होंगे,
अगर डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए यानी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव में आ जाए तो Kp ग्रेटर देन हो जाएगा Kc के। Kp बड़ा हो जाएगा किससे? Kc से। ठीक है। अब देखो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है? 2 और 1 3। डेल्टा Ng कितना है? 3 - 2 कितना आ गया? पॉजिटिव, +1 आ गया, मतलब Kp ग्रेटर देन Kc। Kp इज ग्रेटर देन Kc, ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनाओ। ये क्या है? डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसमें देखो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेंटर है, तो 1 2 3 4 हमारे पास ऐसे हैं जो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एंड ये देखो ये हमारे पास इसमें कितने सेंटर है? 3 सेंटर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही है, यही 2 इलेक्ट्रॉन है, यही 2 इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों तरफ है, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो कितने हैं? 2 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला ही हो गया। 4 ऐसे हैं जो कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, लेकिन 2 बॉन्ड ऐसे हैं जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। आगे बढ़े 89। Which of the following statement not true regarding to transition element? They readily form complex compound, सही है। They show variable valency, ये भी सही है, इसीलिए तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। All their ion are color, सभी आयन कलरलेस नहीं होते, कुछ आयन ही होते हैं जो कलरलेस होते हैं। ये बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे होते हैं जो क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं। तो सारे कलरलेस नहीं होते हैं, होते हैं कलर। तो ऑप्शन कौन सा? तीसरा ही क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, और हमें नॉट ट्रू या इनकरेक्ट ही बताना है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? थर्ड। और इसमें इसीलिए तो इनको क्या पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होता है इसके पास। क्या डी ऑर्बिटल में जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें पार्शियली फील्ड डी इलेक्ट्रॉन होता है। आगे बढ़े, देखते हैं 90 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन हैज द स्टेट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखते हैं यहाँ कितना हो जाएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, CO कितना? 27, 3d7 और 4s2 +3 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 3d6 और 4s0। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, मतलब हमें 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। और यहाँ पे फुलरीन है। फुलरीन क्या होता है हमारे पास? वीक फील्ड लीजेंड होता है, तो ये पेयरिंग कराएगा नहीं। फुलरीन क्या होता है? वीक फील्ड लेंगे तो ये पेयरिंग कराएगा नहीं। 1 2 3 4 5 यहाँ पे S खाली मिल गया हमें, P खाली मिल गया और D खाली चाहिए हमें, 2 D खाली चाहिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग कराएंगे नहीं, तो हमें खाली कितने चाहिए? 6 खाली चाहिए। 1 हो गया, 4 हो गया और ये 2 6 हो गया। तो 1 S हो गया, 3 P हो गया और 2 D हो गया। तो कितना हो जाएगा? S P3 D2। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। 90 का पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें सॉल्ट हैविंग जनरल फार्मूला हमारे पास गिवन है MX2। तो इसका KSP देखो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, S की पावर 1 + 2, तो 4 के पावर क्यूब हो जाएगा। और KSP की वैल्यू शायद हमें गिवन है 4:10⁻12। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 से 4 कैंसिल, 10⁻4। सॉल्युबिलिटी हमें शायद कंसंट्रेट आयन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट। इसका हमें कंसंट्रेशन बताना है, मतलब सॉल्युबिलिटी बतानी है, मतलब कितना ये अगर हमें टूटेगा तो M +2 में टूटेगा और 2S माइनस में टूटेगा। तो ये S और ये 2S। अगर इसका कंसंट्रेशन पूछते हैं X का तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कौन सा पूछा हमें? सिर्फ M का पूछा, तो ऑप्शन नंबर 3, 91 का ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 92। गैसियर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। देखो यहाँ पे हमारे पास ये टूटेगा तो बनाता है PbO + NO2 और ऑक्सीजन बनता है।
जब इसको हम डिकम्पोज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बनता है H2O और बनता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे बनेगा NO2 और N2O। ऑप्शन नंबर 14। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल वाटर का बनता है और नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 93। स्टेटमेंट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करने पे क्या बनता है? यहाँ पे देखो हमारे पास 2 मोल ले लो उसके और बना लिया 2 Na और 3 N2, नाइट्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, हीटिंग ऑफ NH4NO3 गिव NO2। अभी ये हमने लिखा था लास्ट क्वेश्चन में, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर क्या नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। तो बोथ स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O का क्या मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पहला। चलते 95। ज्योमेट्री हमें बतानी है Br3 की, ज्योमेट्री बतानी है BrF3। ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे? 2 लोन पेयर आएंगे और 3 बॉन्ड पेयर आएंगे। 3 बॉन्ड पेयर मतलब F क्या होगा? ट्राइगोनल। इसकी ज्योमेट्री हमें बतानी है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिड। एक पिरामिड ये, एक पिरामिड ये, बाई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अगर शेप की बात करता है, अगर शेप पूछता है इसका हमसे, शेप पूछता तो ये क्या हो जाता है? बेंट टी शेप हो जाता है। क्या? बेंट टी शेप, बेंट टी शेप हो जाता है। लेकिन हमें बात क्या कर रहा है? ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री की बात कर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 96। विच वन इज लुईस एसिड। लुईस एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो या तो वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। ये देखो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन पूरे है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बोलते हैं इसको। 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 बॉन्ड बनाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे। वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास है, लेकिन क्या फुलफिल हो गया है, वैकेंट डी ऑर्बिटल जो था वो भर गया है, सारे बॉन्ड बना लिए। तो ठीक है, यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं बचा। लेकिन ये P, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्ड कितने? 3 ही बना चुके हैं। सिर्फ P ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए हैं, D वाले अभी नहीं सीखिए, मतलब D वाले खाली हैं। ठीक है, तो D वाले खाली हैं, तो वैकेंट D खाली, तो लुईस एसिड। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, देखते हैं 97 नंबर। 2 एडजेसेंट सीट आर बॉन्डेड टुगेदर। ग्रेफाइट में जो 2 एडजेसेंट सीट बॉन्ड होती हैं एक दूसरे से, ये 2 ग्रेफाइट की एडजेसेंट सीट है। ठीक है, ये जो एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है ये पूछ रहा है हमसे। यहाँ पे होता है वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला। जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगता है वही यहां भी लगता है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज 0। यहां देखो कितना आएगा? 4 में से 6 गया +2। यहाँ कितना आएगा? 6 में से 3 गया +3। यहाँ कितना? CO क्या न्यूट्रल लिगेंड है, तो है न्यूट्रल लिगेंड होता है CO। तो Fex हो गया -5 × 0, कितना आ जाएगा? 0। इस पे कितना आ गया? 0। यही हमें बताना था कौन से मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, देखते हैं 99। विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ट्रू परऑक्साइड। परऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन पे क्या होना चाहिए? -2,
मतलब एक ऑक्सीजन पे -1, एक ऑक्सीजन पे -1। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये +2, देखो बेरिलियम, बेरिलियम बोरॉन, बेरिलियम हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। बेरियम पे हमेशा क्या होगा, +2 होगा, बेरियम पे +2, तो इस पे +2 क्या, -2, क्यों, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल कंपाउंड क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये ओ एक देखो 2 ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, -1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू पेरोक्साइड होगा। देखते लास्ट क्वेश्चन, जनरल केमिकल चेंज हमारे पास ये 2A3B प्रोडक्ट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अगर हम यहाँ लिखे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन -1/2 DA/dt, रिएक्टेंट है इसलिए हम माइनस साइन लगा रहे हैं, -1/3 dB/dt। और हमें क्या दिया है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, R1/2, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी हमें गिवन है कितना, R2, ये वैल्यू गिवन है कितना, R2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कितना हो जाएगा, 3R1 = 2R2, 2R, ये हमारे पास हो गया आंसर। इसके बीच में रिलेशन 3R1 = 2R2, ऑप्शन नंबर पहला। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।